सोचिए जरा, छोटे छोटे बिखरे हुए राज्य और आपस में लड़ी जा रही छोटी छोटी जंग, और फिर कुछ ही समय में ये सब एक होकर एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल जाते हैं। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी महान कहानी में गहराई से उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जहां लगभग शून्य से शुरुआत करके एक सुपर पावर की रॉक सॉलिड नींव रखी गई। ये प्राचीन भारत के नक्शे को पूरी तरह बदल देने वाला विषय है और मौर्य साम्राज्य उस असाधारण बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज हम इस विश्लेषण में जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो है मौर्यों का उदय, इतिहास के ठोस स्रोत, चंद्रगुप्त के विजय अभियान, उनका केंद्रीय प्रशासन और आखिर में एक नई शुरुआत। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मौर्यों का उदय। वाकई एक महान दृष्टिकोण। अब इस स्लाइड पर जो टाइम फ्रेम है उसे ध्यान से देखिए। 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। दोस्तों ये दौर सिर्फ एक नए शासन का नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी ग्रैंड विजन, एक ऐसी जबरदस्त महत्वाकांक्षा का दौर था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का सपना देखा। जरा कल्पना कीजिए, एक साम्राज्य जिसकी सीमाएं ईरान से शुरू होकर सीधे बंगाल तक फैली हुई थी। उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न कम्युनिकेशन या फास्ट ट्रांसपोर्ट के इतने बड़े भूभाग को एक झंडे के नीचे लाना और होल्ड करके रखना, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये साफ दिखाता है कि मौर्य शासक अपनी योजनाओं में कितने दूरदृष्टि वाले थे। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इतिहास के स्रोत, या कह लीजिए हमारी महत्वपूर्ण सुराग। अब एक नेचुरल सा सवाल उठता है कि आखिर इतने विशाल साम्राज्य की इतनी प्रिसाइज जानकारी हमें मिलती कहां से है। वेल, ये हिस्ट्री किसी डिटेक्टिव मिस्ट्री से कम थोड़ी है। हमारे पास अलग अलग जगहों से आने वाले क्लूज हैं। एक तरफ है किताबें यानी साहित्यिक स्रोत, जैसे कौटिल्य की मास्टर क्लास अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और विशाखदत्ता का नाटक मुद्रा राक्षसा। ये टेक्स्ट उस वक्त की सोसाइटी, पॉलिटिक्स और लॉ को बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाते हैं। और दूसरी तरफ पुरातात्विक स्रोत यानी सम्राट अशोका के वो मशहूर पत्थर के शिलालेख और एनपीडब्ल्यू पॉटरी, बेसिकली उस दौर के काले और चमकदार बर्तन। जब हम इन रिटन टेक्स्ट और फिजिकल सबूतों को एक साथ रखते हैं ना, तो हिस्ट्री की एकदम क्लियर और अनडिनाइबल तस्वीर उभर कर आती है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, चंद्रगुप्त की विजय यानी इस महान साम्राज्य के संस्थापक। मिलिए इस पूरी कहानी के मुख्य नायक से। एक बिल्कुल सामान्य शुरुआत से उठकर अपने गुरु चाणक्य के मास्टरमाइंड मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने जो किया वो इतिहास बन गया। उन्होंने नंद वंश के आखिरी ताकतवर शासक राजा धनानंद को गद्दी से हटा दिया और यही वो टर्निंग पॉइंट था। यहीं से एम्पायर की असली फाउंडेशन रखी गई। इस टाइमलाइन को देखिए, 321 बीसी जब चंद्रगुप्त ने मगध की गद्दी संभाली और 297 बीसी तक उनका शानदार शासन चला। इन लगभग 25 सालों में एक इंसान और उनके मंत्री ने मिलकर एक ऐसी ताकतवर नींव रखी जिससे बाहरी विदेशी ताकतें भी लिटरली खौफ खाती थीं। अब ये संख्या देखिए, 500। ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी बताती है। हुआ क्या था कि जब चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया तो उनके बीच एक लैंडमार्क ट्रीटी हुई। सेल्यूकस ने सिर्फ अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया, बल्कि काबुल और कंदाहार जैसे मैसिव टेरिटरीज भी मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए। और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें क्या दिया? ठीक 500 हाथी। असल में उस वक्त ये गजराज सिर्फ जानवर नहीं थे, ये उस काल की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टैंक्स की तरह थे, जिनकी इंटरनेशनली भारी डिमांड थी। सोचिए उस वक्त की डिप्लोमेसी और लेन-देन कितने बड़े और आश्चर्यजनक पैमाने पर होते थे। चौथा भाग, केंद्रीय प्रशासन, एक ऐसी मजबूत व्यवस्था जिसने सबको बांध कर रखा। एक बात तो तय है, सिर्फ नए क्षेत्र जीत लेना काफी नहीं होता है ना, उस पर शासन करना सबसे जरूरी है। आखिर इतना बड़ा और नया सुपर पावर बिना किसी बेहतरीन व्यवस्था के चल कैसे रहा था? वेल, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शा कुछ ऐसा था। सबसे टॉप पर थे राजा, जो सुप्रीम और अल्टीमेट पावर थे, लेकिन वो अकेले फैसले नहीं लेते थे। उनकी मदद के लिए एक प्रॉपर एडवाइजरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी और एक्चुअल ग्राउंड पर प्रशासन चलाने और टैक्स वसूलने का काम अमात्य और अध्यक्षा जैसे स्पेशली अपॉइंटेड ऑफिसर्स करते थे। तो बेसिकली पावर बिल्कुल टॉप से शुरू होकर बहुत ही स्मूथली और लॉजिकली नीचे ग्राउंड लेवल तक आती थी। ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान थी। प्रशासन की बारीकी को थोड़ा और समझने के लिए ये नंबर 6 बहुत स्पेशल है। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र शहर का बड़ा ही डिटेल्ड जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उस जमाने में कैपिटल सिटी को चलाने के लिए 6 अलग-अलग समितियां यानी कमिटीज बनाई गई थी और हर समिति में ठीक 5 सदस्य होते थे। हजारों साल पहले किसी शहर की सफाई, व्यापार, कर वसूली और सुरक्षा को मैनेज करने का इतना माइक्रो लेवल सिस्टम, ये वाकई एस्टोनिशिंग है। इससे साफ पता चलता है कि मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी उस वक्त कितनी एडवांस थी। और आखिर में हमारा 5वां भाग, एक नई शुरुआत, इस विशाल साम्राज्य की विरासत। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध और बेहतरीन प्रशासन से जो एक रॉक सॉलिड नींव रखी थी ना, वो विरासत आगे चलकर उनके बेटे बिंदुसारा और पोते सम्राट अशोका को मिलने वाली थी। लेकिन यहाँ इस सफर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक ऐसा मैसिव साम्राज्य जिसकी पूरी फाउंडेशन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और युद्ध पर टिकी थी, वो अचानक सम्राट अशोका के दौर में आकर इतनी गहरी आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच जाता है? जिस ताकत ने तलवार के दम पर पूरे उपमहाद्वीप को जीता, उसने अचानक अहिंसा और शांति का रास्ता क्यों चुन लिया? ये ऐसा रहस्य है जो सदियों से इतिहासकारों को आज भी आकर्षित करता है। एक ही साम्राज्य के दो बिल्कुल अलग पहलू जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। खैर, इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस ऐतिहासिक सफर में आपको